अपना हाथ दे दो हमारे हाथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनन स्वास्थ्य में। समझ रहे हो, वैसा वाला हाथ, पढ़ाई वाला हाथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, वारसी एकेडमी में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बन जाती है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, 40 मिनट्स में है ना, इसलिए बिना देरी के स्टार्ट ही करना पड़ेगा। आइए बेटा, पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हो? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में या सीयूईटी में। आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बताना है, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में लेके आया हूं, जिससे कि आपका यहाँ भी फायदा और आगे भी फायदा। पढ़ो बेटा और बताओ। अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू हु, ऐसा कौन सा वर्ड है जो बच्चा सबसे पहले बचपन में सीखता है? बताओ। मेरे हिसाब से तो हु सीखता है। हु, हु, समझ रहे हो? WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबीइंग पर्सन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बताया कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, ना कि जनन अंग से केवल सही है, देखने में सही है, ना कि बोलने में सही है, तो हम उसको जनन स्वास्थ्य नहीं कह सकते। उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं, जैसा कि देख लीजिए। इट इंक्लूड्स फिजिकल, ध्यान से सुनना, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। इसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, इंसानियत आपके अंदर जिंदा है या नहीं है। हाँ, वैसे तो लोगों में चली जा चुकी है, लेकिन उम्मीद है आप लोग काफी बेहतर होंगे। आइए शुरू करते हैं। A society with people having physically and functionally normal reproductive organ is a reproductively healthy society. शारीरिक और कार्यात्मक रूप से सामान्य जनन अंगों वाले लोगों का समाज एक जनन स्वास्थ्य समाज होता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर कुछ लोग अच्छे तरीके से हैं, जिनमें फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशलिटी है, जिंदा है, तो ऐसे समूह को जनन स्वास्थ्य का समाज कहा जाता है। आइए बेटा आगे। इंडियाज इनिशिएटिव, देखो, हम लोग हर किसी क्षेत्र में आगे हैं, हम लोगों ने हर किसी क्षेत्र में क्रांति लाई है। अब चाहे वो कृषि के क्षेत्र में क्रांति हो, अब चाहे बच्चा पैदा करने के क्षेत्र में क्रांति हो, है तो क्रांति ही ना। देखो, आओ बेटा। इंडियाज इनिशिएटिव, भारत की पहल बेटा कुछ इस तरीके से थी। इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान। विच एक्शन प्लान? यानी कि देखिए, भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने कार्य योजना शुरू की। कौन सी वाली? आइए। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन 1951। सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यह 1951 में फैमिली प्लानिंग को लाया गया। किसके द्वारा? भारत। परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया। अब बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, गोल इसका क्या था? गोल इज टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ ब्रॉड सोशल गोल। देखो यार, एक बात सुनो, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो हम लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने उस तरह से उस वाले एरिया को, मतलब पहले के समय को बहुत बेहतर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इस चीज को फॉलो करने के लिए कहा, जिससे कि हमारी जो जनसंख्या है थोड़ी सी आगे बढ़ पाए। लेकिन जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने इतनी जनसंख्या बढ़ा दी। अभी आपको पता लगेगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। आगे पढ़ोगे? आओ, समझ गए। लक्ष्य एक, इसका व्यापक सामाजिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण जनन स्वास्थ्य प्राप्त करना था। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो प्लान था ना, ये प्लान विश्व को इतना बेहतर लगा, पूरे वर्ल्ड को, इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया RCH। देखो बेटा, RCH नाम रखा गया। RCH की फुल फॉर्म ज्यादातर एग्जाम्स में देखा जाता है, पूछी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? RCH का अर्थ है
जनन एवं बाल यानी कि शिशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आओ। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड लोगों में हमें क्या करना चाहिए था, लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या करना चाहिए, है ना। तो ये था इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव टू, जनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करना, जिससे कि लोग आगे और बेहतर तरीके से अपनी जनसंख्या को बढ़ा पाएं। अभी तो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाने के पीछे पड़े हुए हैं, फिर बाद में अभी देखना जैसे जैसे कहानी आगे चलती है ना, वैसे वैसे पता है क्या, अभी तो ये बढ़वा रहे हैं, फिर उसके बाद पता कहेंगे अरे नहीं मान जाओ, अरे कम कर लो। फिर जब ये कम करवाएंगे फिर कहेंगे अरे यार ये तो कुछ ज्यादा कम हो गई, फिर कहेंगे बढ़ाओ। अभी आप देखो क्या होता है है ना, यही चलती रहेगी इसमें। अब आगे, सबसे पहली जो टेक्निक है बेटा, उल्ब भेदन। उल्ब भेदन क्या होता है बेटा? उल्ब भेदन एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जब कोई प्रेग्नेंट महिला होती है तो उसके यानी कि गर्भाशय से जो पेट होता है, उसके पेट में से एक हल्का सा लिक्विड निकाला जाता है। लिक्विड निकालने के बाद में उसे लैब में जांचा जाता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई अनुवांशिक डिसीज तो नहीं है, अनुवांशिक परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब सर आपके क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जिनकी आंखें खुली होती हैं, मुंह बाहर और जीभ बाहर होता है, नाक बहती रहती है, कुंद दिमाग होता है। तो ये चीजें, इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और एक और आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें लड़की वाले लक्षण होते हैं। तो ये पहले से ही पता किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये चीज तो ठीक थी, है ना, गवर्नमेंट भी बोलती थी ये चीज ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने कहा कि अगर लड़का दिख रहा था तो हम उसको बचा ले रहे थे, लड़की दिख रही थी तो उसे गर्भ में मार दे रहे थे। तो इसीलिए सरकार ने इस पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया पूरी तरीके से, कि अब कोई भी भ्रूण हत्या नहीं की जा सकती, और आप पर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, और आप पर जुर्माना लगेगा बहुत कठोर। समझ में आ गई बात? उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। आइए पढ़ते हैं। fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid। एमनियोटिक द्रव में, यानी कि जो माता का गर्भाशय होता है उसमें पानी भरा होता है, उसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव में गुणसूत्र पैटर्न के आधार पर भ्रूण लिंग निर्धारण का परीक्षण होता है। क्लिनिकली यूज्ड टू टेस्ट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया। जेनेटिक डिसऑर्डर, सर हीमोफीलिया क्या होता है? यह एक ऐसा रोग होता है जिसमें किसी व्यक्ति के कट लग जाता है तो किसी भी हाल में, किसी भी हाल में उसका खून नहीं रुकता, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसको भी जांचा जा सकता है। जांचने के बाद कर कुछ नहीं सकते, लेकिन पता कर सकते हैं, बस यही है, ठीक है। आइए, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस देखो, निर्धारण के लिए उल्ब भेदन पर वैधानिक प्रतिबंध है। भ्रूण हत्या को कानूनी रूप से रोकने, देखो बढ़ती कन्या, भ्रूण हत्या को कानूनी रूप से रोकने के लिए यह प्रतिबंध सख्ती से लागू किया गया, क्योंकि लड़कियों की हत्या की जा रही थी। अब सुनो, अब जब मान लो सारे लड़के होंगे, है ना, तो फिर क्या करोगे बताओ, बच्चे कहां से होंगे, है ना। तो इस संतुलन को बनाने के लिए समाज के लिए संतुलित स्त्री और पुरुष लिंग अनुपात बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। और वैसे भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना। दोनों का अनुपात कैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। आगे आओ बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वाह भाई वाह, गजब का टॉपिक, और आपको मजा आएगा इसे पढ़ने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो ये क्लास, चाहे आप सीयूईटी के लिए पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये टॉपिक, क्योंकि बात ऐसी है ना, इस टॉपिक में एक एक नहीं कई खास बातें हैं, और मजा भी आता है। आइए, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यार एक बात बताओ, इधर देखो, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। जब यार जनन स्वास्थ्य आप कह रहे हो कि हमें अटेन करना है, हमारी जो लोगों को हमें अच्छे से अच्छा क्या करना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल भी खोले होंगे, है ना। जब हॉस्पिटल आपने खोले तो फिर क्या होगा, पहले क्या होता था कि लड़का जैसे जिस पेट में महिला होती थी, या फिर मतलब प्रेग्नेंट लेडी हुआ करती थी,
तो उसमें ऐसा हुआ करता था, कभी-कभी बच्चा भी मर जाता था, कभी-कभी लेडी भी मर जाती थी, कभी-कभी दोनों की डेथ हो जाती थी, दोनों में से एक को बचाना पॉसिबल था। अब ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों ने अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ दे दी, जिसकी वजह से पता है क्या हुआ? मृत्यु दर में हो गई कमी, मातृ मृत्यु दर ये भी कमी हो गई, शिशु मृत्यु दर ये भी कमी हो गई। अच्छा, मृत्यु दर का मतलब क्या है सर? अब कोई भी बीमारी से बचा जा सकता है। ये इसीलिए इस रिस्पॉन्स में लिखा गया है। इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। सुनो, क्या किया? प्रजनन आयु वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई, है ना? मतलब बहुत ही जल्दी हम लोग हमारी यहाँ की जो जलवायु है, हम लोगों का एटमॉस्फेरिक एयर है, वो बहुत ही जल्दी हम लोगों को जवान बना देता है। कहने का मतलब ये है। बेटर लिविंग कंडीशन एंड इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। बेहतर जीवन स्तर और चिकित्सा सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती हैं। समझ में आ गई बात? आगे आंकड़े देखोगे कुछ इस हिसाब से, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी, किसमें? 1900 में। लेकिन जैसे ही 2000 तक आया, वैसे ही 2 बिलियन से कितनी हो गई? 6 बिलियन। और जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था? आइए, इंडियन पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन बाय मई 2000। मतलब 6 में से 1 बिलियन तो हम ही हैं। समझ लो बेटा, कितनी तेजी से बढ़ाई है हमने जनसंख्या। और जबकि 1947 में हमारी जनसंख्या पता है कितनी थी? 35 करोड़ थी। और जैसे ही हमने फैमिली प्लानिंग को लॉन्च किया, उसे लॉन्च करने के बाद हमारी जो जनसंख्या थी 1 बिलियन पहुंच गई। अब आप सोच के देखिए, और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी अभी हम रुके हों, अभी भी हमारी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा टॉप ऑफ द क्लास में पहुंच रही है। 140 करोड़ मायने रखता है, लगभग हमारी जनसंख्या इतनी पहुंचने वाली है। समझ रहे हो बेटा? आ गया। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सबसे महत्वपूर्ण कदम है गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करके छोटे परिवारों को प्रेरित करना। कहने का मतलब यह है, छोटे परिवारों को जब आप प्रेरित करोगे, मतलब पुरस्कार वगैरह दोगे या फिर उन लोगों को धनराशि दोगे, 2000 रुपए, मतलब जो भी इंसेंटिव देना हो आप उनको प्रोवाइड करोगे, तो इससे क्या होगा? हम लोगों में भी एक मानसिकता बनेगी कि छोटी फैमिली खुशहाल फैमिली, है ना? तो इसीलिए यही कहा जा रहा है। इधर आओ। स्टैच्यूरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप। फीमेल के लिए 18 होनी चाहिए और मेल्स के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। हम दो हमारे दो, छोटे परिवार वाले जोड़े को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट है वो काफी बेहतर काम कर रही है। जो छोटे परिवार हैं उनको बहुत ज्यादा इंसेंटिव अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, जिनके 2 बच्चे हैं। तो ये इंसेंटिव, मतलब ये इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा बेहतर है, खासकर यूपी में अच्छे खासे परिवारों को दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र में लेकर, है ना? आओ बेटा, ओरल, वो सॉरी, आदर्श गर्भ निरोधक की अगर हम बात करते हैं, तो मस्ट कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए एंड अवेलेबल। देखो यार, कहने का मतलब ये है, जो भी यूज करने वाला बंदा है उसको कोई परेशानी या कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए, तभी तो वो बेहतर माना जाएगा, है ना? ये हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव की। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? आगे पढ़ोगे। मस्ट भी इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल, मतलब बहुत प्रभावशाली होना चाहिए और इसको दोबारा यूज कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ इसके किसी भी रूप से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल एक्टिविटी। एक्टिविटी के बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए, वरना लोग इसको अवॉइड करने लगेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं? ऐसी विधियां होती हैं, ऐसी चीज होती है जिससे हम गर्भधारण से बच सकते हैं और साथ ही साथ हम सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरी तरीके से आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अगला टॉपिक अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक के तरीके। देखें और है क्या? और नहीं है। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नेचुरल एंड, कभी कभार ऐसा होता है ट्रेडिशनल मेथड के रूप में पूछ लिया जाता है या फिर नेचुरल मेथड। प्राकृतिक पारंपरिक विधियां, मतलब कहने का ये है, यह ऐसी विधियां होती हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल या किसी भी प्रकार की बाहरी युक्ति का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल पीरियोडिक एब्सटिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, और एक और है बेटा इसका विड्रॉवल। मैं बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ। अभी मैं इसके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ये तो बस केवल स्क्रीनशॉट के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये फायदा ही है आपका। बैरियर मेथड्स क्या होते हैं? रोध विधियां ऐसी होती हैं, कंडोम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स, मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से रोकने की प्रक्रिया। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनको, ऐसी युक्तियां जिसे हम कहाँ लगाते हैं? गर्भाशय में निरूपित करते हैं और जो हमें प्रेगनेंसी से बचाने का काम करती है।
और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जिकल विधियां, यानी कि वो तो ज़्यादा ही खतरनाक होती है। शल्य क्रिया वाली तो वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड मतलब बंध्याकरण। अभी आओ आगे बढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। देखो इधर, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग, तो और एक है ये और एक है ये, ठीक। देखो ध्यान से, नेचुरल मेथड फर्स्ट, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे टू। देखो, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म, सिद्धांत है इसका प्राकृतिक विधियों का, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की संभावना से बचना। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, कहने का मतलब है अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 7 days। अब एक बात बताओ, मानव जन्म वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था 14वें दिन अंडाणु निकलता है ना, 28वें दिन तो ब्लीडिंग होती है, 14वें दिन बेटा जब अंडाणु निकलेगा, तो अगर आप इसी टाइम सेक्स करोगे, है ना, तो जब इसी टाइम सेक्स करोगे तो फिर पापा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर हम 10 से 17 दिन के बीच को अगर छोड़ दें, बाकी के दिनों में विदाउट प्रोटेक्शन के अगर सेक्स करते हैं, तो कोई परेशानी या कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आ गई बात आपके? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। 10 से 17वां जो दिन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि एक हफ्ते के समय को फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। इससे हमें बचना चाहिए। आओ बेटा, दूसरा देखो, विड्रॉवल। मैंने बताया था ना, विड्रॉवल इसमें मतलब इसमें हम किसी भी चीज की, बाहर की चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल अपनी ही चीज का यूज कर रहे हैं, ठीक। सुनो, विड्रॉवल क्या होता है। यह बहुत सेफ मेथड होता है। विदाउट प्रोटेक्शन के मतलब विदाउट कॉन्डम के, बिना किसी भारी युक्ति के, हम पता है क्या करने वाले हैं। जैसे ही हमें लगने लगता है कि मतलब लॉक पड़ चुका है, कहने का मतलब ये है कि जो मेल है, मेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट में जा चुका है, वजाइना में एंट्री कर चुका है, और वहां पर मेल को ऐसा लगने लगता है कुछ समय के पश्चात कि स्पर्म बाहर आने वाला है, और जैसे ही स्पर्म बाहर आने वाला हो, तो मेल को होना चाहिए वो अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकालकर और स्पर्म को बाहर कर दे। समझ में आ गई बात? विड्रॉवल का मतलब होता है क्वाइटस इंटरप्ट्स, इसका मतलब है भारी स्खलन। समझ में आ गई बात? स्खलन से ठीक पहले पुरुष लिंग को योनि से बाहर निकाल लेना चाहिए। और जो तीसरा मेथड है वो ये है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। ऐसा माना जाता है कि जब महिलाओं को क्या होता है, बच्चा होता है, तो लगभग 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, है ना, ऐसा माना जाता है। पीरियड्स नहीं आते 6 महीने तक। तो इस बीच में अगर आप, जब तक महिला बच्चे को दूध पिला रही है, 6 महीने तक लगभग इफेक्टिव मानी जाती है, तो जब तक आप बिना किसी प्रोटेक्शन के आप सेक्स कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको तीनों मेथड्स बताए हैं प्राकृतिक वाले, ये तीनों के तीनों सेफ नहीं है, मतलब किसी भी रूप में आपको बचा नहीं सकते इनके। मतलब ये मान सकते हो 70-30 चांस है कि ये सेफ हों, और 70% ऐसे चांस होंगे ये कैसे हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए बेटा मैंने पहले वार्निंग दे दी है, ठीक है। इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये लैक्टेशनल एमेनोरिया, स्तनपान अनात्रप के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ो, बैरियर मेथड, रोध विधि। रोध विधियों के ओवम एंड स्पर्म, देखो बेसिकली इनका सिद्धांत एक है कि ये है स्पर्म, ये है ओवम, इन दोनों को मिलने से बीच में रोक देना। मतलब यहाँ पर क्या लगा देना, बैरियर लगा देना, जिससे ये दोनों क्या कर ना कर पाए, मिल पाए। बस कहने का मतलब है दो प्रेमी जोड़े आपस में ना मिल पाए, बस हो गया काम खत्म। आओ बेटा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो यही है। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। रोध की मदद से अंडाणु और शुक्राणु को शारीरिक रूप से मिलने से रोका जाता है। कॉन्डोम आर वेरी मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट। बहुत इंपॉर्टेंट है निरोध। पहली बात तो कॉन्डोम को निरोधी कहते हैं, लेकिन पॉपुलर ब्रांड है यार, याद रखना। कॉन्डोम्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एड्स से बचाता है। देख लो अब बात तो। सर ये क्या लिखा है, एसटीआईज। एसटीआईज का मतलब बहुत सारी डिसीज होती है जो यौन संचारित रोगों में आती है। आगे बढ़े बेटा, आगे देखिए, अन्य रोध विधियां ये क्या होती है। अन्य रोध विधियों को हम ऐसे पढ़ते हैं बेटा कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, रोध विधि है ना, तो जाहिर सी बात है स्पर्म एंड अंडाणु को रोकने का काम करेगी। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर वेरियर मेड ऑफ रबर, ये रबर के बने होते हैं, याद रखना। इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीबा टोपी वॉल्ट रबर से बने होते हैं, जिन्हें महिला जनन पथ में डाला जाता है।
ये क्या करते हैं, ये सर्विक्स यानी ग्रीवा को कवर करने का काम करते हैं। वे संभोग के दौरान गर्भाशय की ग्रीवा को ढकते हैं और इन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है धोकर। ठीक, स्पर्मिसाइडल क्रीम और जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड विद दीज बैरियर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। कहने का मतलब ये होता है जब भी फीमेल इनका यूज करती है तो उसके साथ साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम का भी यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ये होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ग्रीवा, इसमें आपने क्या लगा दिया, कैप। कैप लगाने के बाद में उसके कैप के ऊपर स्पर्मिसाइडल लगा देंगे क्रीम। जैसे ही क्रीम लगाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस नील बटा सन्नाटा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, समझ गए? तो मैं तुम्हें देख रहे हो कितनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और तुम फिर भी लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। कहीं ना कहीं यार मेरी दिक्कतें या मेरी परेशानी तुमसे रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है यार उनका। यार देखो, मैं तुम्हारे लिए हेल्प करता हूँ, तुम मेरे लिए हेल्प करो, है ना? तो दोनों का फायदा तो होना चाहिए ना, इतना तो यार देखो बनता है यार। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, ये तीन चीजें अगर आपने कर दी तो भविष्य में मेरा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा, है ना? और लोगों से बोलो यार सब्सक्राइब करें, लेकिन आप बोलते ही नहीं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, अंतःगर्भाशयी युक्तियां इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। डॉक्टरों या विशेषज्ञ नर्सों के द्वारा योनि के माध्यम से गर्भाशय में टी आकार की नलिका को डाला जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं आईयूडी। देखो ये भी टी है, ये हार्मोनल आईयूडी है, ये कॉपर वाली आईयूडी है। समझ में आ गई बात? इधर देखो, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर की एक छड़ को लेने के बाद में उसका आकार बदल दिया जाता है। तो बस ये तीनों उसी का काम करती हैं, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। एक दो तीन, तीनों के लिए एक आईयूडी बनी हुई है, कॉपर आईयूडी, तीनों का सेम काम होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? तांबा मोचक आईयूडी तांबे के आयन शुक्राणु की गतिशीलता को दबाने का काम करते हैं। समझ गए? गतिशीलता को कम करते हैं। आ गया। टाइप्स ऑफ आईयूडी कितने प्रकार की होती है? ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस क्वेश्चन को मैं कहूँ इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लिया करो। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का मतलब क्या है? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। औषधि रहित आईयूडी क्या काम करती है? गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के भक्षण को बढ़ाती है। मतलब कहने का ये होता है वो अपने आसपास की दीवारों से म्यूकस निकालने का काम करती है, और उससे वो जो म्यूकस होता है, वो म्यूकस क्या काम करता है? शुक्राणुओं को खाने का काम करता है। समझ गए? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, ये जो एग्जांपल्स है ना, ये एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं। मेक द यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हार्मोन मोचक आईयूडी गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। कहने का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तब उसके बाद में ये गर्भाशय की अंतःपरत के पास में पहुंचते हैं, और जब गर्भाशय की अंतःपरत के पास में पहुंचते हैं तो वो, आप मैंने आपको बताया था ना, ये प्लेसेंटा बनाने का काम करते हैं, हाथ से हाथ जुड़ते हैं, है ना, ऐसे करके जुड़ते हैं। तो बेटा हाथ से हाथ जुड़ने से पहले ही ये हाथ हटा लेता है, ये कहता है मुझे नहीं मिलाना। तो बस ये इसका काम होता है गर्भाशय के वातावरण को खराब कर देना। ठीक है? आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में देरी चाहने वाली महिलाओं के लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। और एक और बात बता दूं, सबसे ज्यादा आईयूडी कहाँ यूज होती है? इसका आंसर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, भारत। हम सब में आ गए, आ जाओ। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधक गोली, स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टोजेंस लिखा हुआ है ना। प्रोजेस्टोजेंस का मतलब ये होता है, ये प्रोजेस्ट्रोजन, है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहने का मतलब ये होता है, ये गोलियां कब ली जाती हैं? मासिक धर्म के चक्र के पहले 5 दिनों के भीतर शुरू करके 21 दिनों तक रोज लिया मतलब इन दवाइयों को खाया जाता है। तो उस बीच में आप सेक्स कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, क्या होगा, आप मां नहीं बनोगे जब तक ये दवाई खाते रहोगे 21 दिनों तक। ठीक, लेकिन जैसे ही आपने दवाई को गैप किया तो जाहिर सी बात है बेटा, मम्मी पापा बन जाओगे। ये क्या करते हैं? दे इनहिबिट ओव्यूलेशन इन इम्प्लांटेशन इन अल्ट्रा सर्वाइकल म्यूकस क्वालिटी। वे अंडोत्सर्ग और आरोपण को रोकते हैं और गर्भाशय ग्रीवा बलगम यानी कि पीले पीले कलर की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है एरिया, जिससे स्पर्म आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता, फिर उसको धोना पड़ता है। फिलहाल तो ये बताओ कैसा लग रहा है अभी तक का? कुछ तो बता दिया करो, कमेंट यार सुने सुने लगते हैं। अभी तक का जो आपने पढ़ा ये कैसा लग रहा है आपको, है ना?
उम्मीद है वैसे मैंने बहुत काफ़ी हल्के-हल्के पढ़ाया है जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और मेरी बात आप तक पहुँचे, है ना? अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है इसका मतलब साफ़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, है ना? आओ इधर, सहेली क्या होती है? जो मैंने पीछे बताई थी वो गोली का नाम मैं बता दूँ आपको, माला डी होती है और एक गोली ऐसी आती है जो अनवांटेड 72 वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के भीतर खानी होती है, जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है? लेकिन खानी 72 घंटे के भीतर ही होती है। सहेली इज़ अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल। सहेली महिलाओं के लिए एक नया ओरल गर्भनिरोधक है। इसका काम क्या होता है देख लो। कंस्टेंस आर नॉन स्टीरॉयडल, ये गैर स्टीरॉयडल होता है, मतलब कहने का मतलब ये है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं होते जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इट इज अ वंस वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स विद हायर कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू डेवलप्ड बाय सीडीआरआई। इंपॉर्टेंट है, लखनऊ इंपॉर्टेंट। ये बहुत कम दुष्पार प्रभाव वाली है और इसे एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो गोली थी वो 21 दिनों तक लगातार खानी थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े, इंजेक्टेबल्स की अगर बात करते हैं, इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टोजेंस आर ऑल्सो लिखा हुआ है प्रोजेस्टोजेंस अलोन इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। मतलब इसे हम इंजेक्शन से भी ले सकते हैं, इम्प्लांट के तरीके से। प्रोजेस्टेरोन को अकेले ले लो या फिर एस्ट्रोजन के संयोजन के साथ में त्वचा के नीचे नीचे लगाओ, प्रत्यारोपण कर सकते हो या फिर इंजेक्शन ले लो। कहने का मतलब ये है आप एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन को जरूरी नहीं है गोली से खाएं, आप इंजेक्शन से भी ले सकते हैं या फिर अपनी स्किन में भी लगवा सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू पिल्स बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। जो इन दोनों का पीरियड बताया गया है, इन दोनों का पीरियड बहुत लंबा होता है। कितना होता है? लगभग ऐसा माना जाता है 2 साल तक चल सकता है। अगर आप इंजेक्शन लगातार लगवाते रहें और अगर आप इंजेक्शन वगैरह रुकवाते हैं तो मे बी प्रेगनेंसी जल्दी कॉज़ हो जाती है। ठीक? इफेक्टिव एज़ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफ यूज्ड विदिन 72 आवर्स। देखो, संभोग के 72 घंटों के भीतर उपयोग किए जाने पर आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में प्रभावी होती है ये इंजेक्शन और प्रत्यारोपण। अगर ये नहीं खाते हो तो अनवांटेड 72 तो है ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना ही खाना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का। मतलब यूजेस क्या-क्या हो सकते हैं, है ना? 1 मिनट। ठीक। ये है बेटा शल्य क्रिया वंध्याकरण, नसबंदी। नसबंदी में करते क्या हैं? देखो इधर ध्यान से देखना। ये शुक्रवाहक है ना, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक को काटकर आपस में बांध दिया जाता है और यहाँ से ना इस शुक्राणु निकलता है। यहाँ से शुक्राणु निकलने का काम करता है और जब यहाँ से शुक्राणु अगर निकल रहा है और मान लो आपने ये ब्रिज जहाँ से आप जा रहे हो, वहाँ से आपने ब्रिज ही तोड़ दिया। तो ब्रिज तोड़ दिया है तो फिर और इसका जाने का कोई और रास्ता है ही नहीं। तो ये क्या करेगा? यहीं तक तो जा पाएगा। अब यहाँ तक जा पाएगा, फिर कुछ टाइम 72 घंटे तक ज़िंदा रहेगा, फिर उसके बाद वापस आ जाएगा। यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो वो कैल्शियम के रूप में आपकी कोशिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? यही लिखा है शल्य क्रिया विधि। देख लो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल, a small part of the false difference is removed tired of। पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहक के एक छोटे हिस्से को काटकर बांध दिया जाता है। देखो ये महिला में क्या करते हैं, महिला में जो फेलोपियन ट्यूब होती है या फेलोपियन नलिका होती है उसको काटकर आपस में बांध दिया जाता है। अब बेटा जब अंडाणु आगे ही नहीं जा पाएगा तो स्पर्म भी अंदर नहीं आ पाएगा तो फिर क्या होगा? दो जोड़े कब के बिछड़े मिल ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा? तो बेटा अम्मी पापा बनोगे नहीं, मम्मी पापा बनोगे ही नहीं। ये तो देखो ट्यूबेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ये बता चुका हूँ, ये भी बता दिया। फ्लोपियन ट्यूब को टाइट करके और आपस में बांध दिया जाता है। थ्रो एब्डोमेन थ्रो वेजाइना, मतलब डिम वाहिनी नलिका के एक छोटे हिस्से को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। मतलब ये बहुत इफेक्टिव तो होते हैं लेकिन इसे आप ये कहो कि दोबारा सही करा लें, ऐसा नहीं कर सकते, है ना? तो बस इसका याद रखना, एक बार चांस गया तो गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। कहने का मतलब ये होता है बच्चे का गर्भकाल पूरा होने से पहले, गर्भकाल पूरा होने से पहले उस बच्चे को गिरा देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? एमटीपी कहलाती है। ठीक है, नियरली 45 to 50 मिलियन
MTPs आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझो आप बात को, ये कितना ज़्यादा अमाउंट है। दुनिया भर में एक वर्ष में लगभग 45 से 50 मिलियन लोग MTP कराते हैं। MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 24 हफ्ते, है ना? 24 हफ्ते होता है ना? क्यों? कितने हफ्ते होता है? 12 हफ्ते। पहली तिमाही 12 हफ्ते, इसका मतलब 3 महीने के दौरान MTP अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है। अगर इससे ऊपर हो जाता है और फिर बच्चा गिराने की बात आती है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। देखो इधर, इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट 2017, ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं है लेकिन इस बार पूछे जाने की संभावना है। MTP संशोधन नियम। अवैध गर्भपात और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक नियम में संशोधन किया। क्या किया? एक पंजीकृत चिकित्सक होना चाहिए और पहले 12 सप्ताह के भीतर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 रजिस्टर यानी कि 2 MBBS की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपने ऐसे ही करा दिया क्वैक्स या झोला छाप से तो फिर कुछ भी हो सकता है ना? डेथ भी हो सकती है दोनों लोगों की। इस मामले में तो वैसे भी बचना चाहिए क्वैक्स या झोला छाप से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसी डिजीज जो सेक्स करने से फैलती हैं, मतलब बिना कॉन्डम के या बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने से फैलती हैं, उन्हें यौन संचारित रोग कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है। इनके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं अभी आप पढ़ोगे, ठीक है? डिजीज ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड STIs या VD। वेनेरियल डिजीज बोला जाता है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोला जाता है, ठीक है? STIs। VD का मतलब होता है वेनेरियल डिजीज। एग्जाम्पल, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियोसिस, जेनिटल वॉट्स, ट्राइकोमेनियासिस। अब ये हिंदी में भी बेटा यही लिखा हुआ है, गोनेरिया, सिफिलिस, जननांग दाद, क्लेमाइडियोसिस, हेपेटाइटिस बी और HIV। हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। खतरनाक होते हैं और ये बताए कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। ये माँ से बच्चे में ट्रांसफर आसानी से हो सकते हैं, ठीक है? प्रिवेंशन, कैसे बच सकते हो? देखो यार, बचने का यही तरीका है कि अज्ञात लोग होते हैं ना, उनसे बचना चाहिए सेक्स करने से। हालांकि अब मैं क्या ही कहूँ, है ना? आजकल के तो फिलहाल अलग ही चल रहा है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी वरना। इधर देखो, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, अज्ञात लोगों से बचना चाहिए सेक्स करने से। और संभोग के दौरान हमेशा कॉन्डम का यूज करना चाहिए। और उसके साथ साथ संदेह के मामले में तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, ठीक है? आगे आओ, फर्टिलिटी की बात करते हैं। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन, मतलब वो सारे काम कर रहे हैं असुरक्षित यौन सहवास के बावजूद भी, मतलब 10 से 17 दिन को भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण शारीरिक, जन्मजात रोग, औषधियां, प्रतिरक्षात्मक या मनोवैज्ञानिक रोग भी किसी को हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी क्या हो सकता है? बच्चा पैदा नहीं हो सकता, यानी कि आप माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां वन्यता क्लिनिक निदान और सुरक्षात्मक उपचार में मदद कर सकती हैं, जैसा कि आपको अगली वाली स्लाइड में बताया गया है। IVF का यूज करिए और आप बच्चा पा सकते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन वो इतना महंगा होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, assisted reproductive technologies. When treatment are not possible, couples are assisted to have children through special techniques known as। जब उपचार संभव नहीं होता तो जोड़ों को क्या करना चाहिए? एक विशेष तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिसे हम कहते हैं ART। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहले सरकार कहती है बच्चे पैदा करो, फिर सरकार कहती है रोक दो, अब कहती है बच्चे नहीं हो रहे हैं तो हमारी एक नई तकनीक लो, करो। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक होती है, शरीर के बाहर लगभग शरीर के समान परिस्थितियों में निषेचन कराया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, याद रखिएगा। पॉपुलर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से सबसे पहले कौन सी लड़की या लड़के को बनाया गया था? लड़की को बनाया गया था, जिसका नाम था लुइस जे ब्राउन, याद रखिएगा। अगला, IVF एंड ET क्या होता है? एम्ब्रायो ट्रांसफर। IVF के बाद भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। IVF के बाद में देखो, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। पहला स्टेप, ओवेरियन स्टिमुलेशन, ओवरी से एग निकालो, एग कलेक्ट करो और स्पर्म को कलेक्ट करो, दोनों को मिला दो। मिलाने के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद क्या बनेगा? भ्रूण। और भ्रूण को क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो किसमें? गर्भाशय में। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी भ्रूण स्थानांतरण। एम्ब्रायो ट्रांसफर कर दो और प्रेगनेंसी हो जाएगी। जिप्ट,
जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो, कहने का मतलब ये है अगर 8 कोशिकाओं तक जाइगोट यानी कि युग्मनज को हम किसमें फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं तो ये वाली तकनीक क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी जिफ्ट। समझ में आ गई बात। युग्मनज की बात कर रहे हैं, अंडाणु तो होता ही है, ठीक है, ध्यान रखना। आईयूटी क्या होता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर क्या होता है, विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। अगर 8 है यानी कि मरूला स्थिति है तो जिफ्ट, अगर 8 से ज्यादा हो गई तो आईयूटी यानी कि 8 से अधिक ब्लास्टोमियर को भ्रूण को गर्भाशय में निरूपित किया जाता है, ना कि फेलोपियन नलिका में। याद रखना ये कंडीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 8 से अधिक हो तो गर्भाशय में, 8 तक हो तो फेलोपियन नलिका में। ठीक है बेटा, आगे आएगी। गिफ्ट क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। कहने का मतलब ये है एक ऐसी स्त्री होती है जो माँ तो बनना चाहती है लेकिन वो अपने आप से क्या करना नहीं कर पा रही है, अंडाणु को उत्पन्न नहीं कर पा रही है। जब ऐसी स्थिति होती है अंडाणु को उत्पन्न नहीं कर पाती है तब हम किसी दाता स्त्री से बात करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, अंडाणु को लेते हैं आर्टिफिशियली, जो माँ बनना चाहती है उसके नलिका में डलवा दिया जाता है। फिर उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में हस्बैंड, हाँ ऑब्वियसली, फिर उसके बाद क्या होता है वो माँ बन जाती है। एक दाता से एकत्र किए गए अंडाणु को दूसरी महिला की फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया। देखो गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब ही ये होता है कि जो चीज आपके पास नहीं है वो किसमें दी जाती है, गिफ्ट में ही दी जाती है। और जब गिफ्ट में दी जाती है तो आप समझ सकते हैं क्या चीज हो सकती है, बेनिफिट की होगी, तो बेनिफिट की ही है। गिफ्ट में क्या दिया जाता है, अंडाणु। आईसीएसआई क्या होता है, स्पेशलाइज प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। अंतःकोशिका शुक्राणु निक्षेपण प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा वो जो आईवीएफ वाला ऐड आता है, इंदिरा आईवीएफ, शुक्राणु होता है फिर अंडाणु होता है, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, ऐसे देखा है, अंदर ऐसे करके इंजेक्टेबल होता है। तो आईसीएसआई इसी को पढ़ा जाता है, ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन। इन आईसीएसआई इज अ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, बोला था मैंने, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये उन लोगों के साथ होगा जो इस समय गलत काम कर रहे हैं, जो हैंड प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, यानी जो अपने शुक्राणुओं को बहुत ही ज़्यादा बाहर निकाल चुके हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम देखने को आएगी, एआई। हाँ ये वो वाला एआई नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज्ड व्हेन मेल पार्टनर, मतलब कहने का ये होता है तब उपयोग किया जाएगा जब जो पुरुष साथी है उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसका स्पर्म पेनिस से बाहर निकल पाए, तो उसको क्या इंजेक्शन की सहायता से निकाला जाएगा लेबोरेटरी में, समझ रहे हो, तो ये करा जाएगा। सीमेन इज कलेक्टेड एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस। वीर्य को एकत्रित करने के बाद में कृत्रिम रूप से योनिया गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अब आप सोचो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बचेगी आने वाले समय में कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम अपने स्पर्म को वहां पहुंचा सको। देख रहे हो एआई की जरूरत पड़ेगी यहाँ भी। आईयूआई, वैसे चैप्टर हाँ हो चुका। आईयूआई क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। वीर्य को सीधे सीधे गर्भाशय में डालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा चैप्टर। वैसे मैंने आज काफ़ी बहुत मतलब रुक रुक के चैप्टर पढ़ाया जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ पाओ। देखो मैंने आज ये चैप्टर खत्म कर दिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कल क्लास आएगी। कौन सी वाली, आप तो जानते ही हो बेटा, नहीं जानते हो, जानते हो, ये अच्छा लगता है ना। लेकिन एक और बात बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है जब दिल जुड़े होते हैं, हमारा दिल आपसे जुड़ा हुआ है। तो मिलता है हाँ मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक बात और है आपसे कहने को। अच्छा, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, साथ ही साथ क्यों ना हम एक सीरीज ऐसी बना लें जिसमें हम डेली, मतलब डेली क्लास हमारी टॉप 10 या टॉप 15 क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर को लेकर आती रहे। अगर आप लोग हाँ कहें तो फिर कमेंट में लिख दीजिएगा यस, बाकी मैं समझ जाऊंगा क्या आप कहना चाहते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी टॉप एमसीक्यूज की। धन्यवाद आपका।